हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए रे ऑफ नॉलेज बाय CSK। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे और आज से यह जो है भारतीय इतिहास का लेक्चर पूरी तरह से चैप्टर वाइज आपके सामने हम लेकर के आएंगे। इसमें होगा क्या कि पहला लेक्चर होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप बताया जाएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम जो भारत के इतिहास पढ़ें या कोई भी इतिहास पढ़ते हैं तो हमको इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास का तो आरंभ आज से नहीं है। अगर मानव सभ्यता की बात करें तो आप सबसे पहले देख सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो सबसे पुरानी सभ्यता थी। तो उस समय तो लिपि का ज्ञान नहीं था शुरुआती दौर में। बाद में आगे चल कर के लिपि, साहित्य, ये सब का विकास हुआ। जब आप पाषाण काल में देख लीजिए, जब पाषाण काल में हैं तो उस स्थिति में क्या था कि कोई भी चीज़ का मतलब कोई भी अच्छा एक स्रोत नहीं हुआ करता था जिससे कि हम उसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें। उसी तरह मानव सभ्यता का अगर विकास देखिएगा, मानव की उत्पत्ति के बारे में आप जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कहा जाता है कि 56 लाख वर्ष पहले वो लोग इस पृथ्वी पर आए थे। तो उस स्थिति में क्या 56 लाख वर्ष तो पहले तो कोई वहाँ था नहीं, तो फिर हम इतिहास को कैसे जोड़े हैं और किस तरह से हम जो है इसको जानते हैं और पढ़ते हैं, तो उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे और आगे जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास का जो भी स्रोत है वो किस तरह से हम लोगों तक पहुंचता है और हम कैसे जानते हैं कि मानव का उत्पत्ति हो या उस समय कैसा कालक्रम था, कैसा संचालन व्यवस्था था, किस तरह से क्या होता था, उन सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। देखिए दोस्तों, जब प्राचीन भारतीय इतिहास के हम जब स्रोत की बात करते हैं तो मुख्य रूप से स्रोत दो तरह के होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। आप लोगों को देख करके अनुमान लग सकता है कि जैसे साहित्यिक स्रोत क्या होगा, जब लेखन कला का विकास हो गया उनके बाद का जो कालक्रम आया तो वो साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। लेकिन पुरातात्विक स्रोत मुख्यतः इसका यूज हम तब करते हैं, मानिए कि लेखन कला का जब विकास नहीं हुआ या फिर उस समय लेखन कला का विकास था लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, खुदाई के द्वारा जो भी प्रमाण मिलते हैं या फिर कुछ भी, जैसे आपको अभिलेख हो, कोई भी स्तंभ हो गया, अभिलेख हो गया, इस तरह के कई प्रमाण हैं खुदाई के थ्रू जो मिलते हैं। तो सिक्के हो गए, मुहर हो गए, ये सब आदि जो है, इन सब के बारे में अगर हम एक तरह से इकट्ठा करते हैं नॉलेज, तो उनको जोड़ करके, उनको एक क्रमवार सिलसिले से जोड़ करके हम इतिहास बनाते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं। अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें तो वहाँ साहित्यिक अगर प्रमाण मिल जाता है और उसे अगर पढ़ा भी जा चुका है तो उस स्थिति में होता क्या है कि हमको एक अच्छा डायरेक्शन, अच्छा क्या, पूरा तरह से वास्तविकता से हम परिचित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है इन दोनों को देखते हैं। एक बात और कि जब हम साहित्य ये पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो खनन के दौरान जो कुछ निकलता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, कार्बन 40 का यूज करके कालक्रम का निर्धारण करते हैं। कार्बन 40 जो है, जो भी पुरातात्विक स्रोत है उसका एज पता करने के लिए, वो कब का है, समय किस समय का है, तो वो सब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन 40 का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जब साहित्यिक स्रोत जो है मुख्य रूप से 3 तरह के हैं। हम यहाँ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, ये चीज़ को गौर रखिएगा। भारतीय इतिहास भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो यहाँ जो है साहित्यिक स्रोत 3 प्रकार के, एक ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य और लौकिक साहित्य। तो सबसे पहले जब हम लेखन कला का विकास हुआ तो आप लोग वैदिक सभ्यता में ये सब चीज़ पढ़ेंगे तो ब्राह्मणों के द्वारा जो है साहित्य की जो रचना की गई, तो उन सब साहित्य को ब्राह्मण साहित्य में रख दिया गया। उनके बाद ब्राह्मण के बाद जो 600
BC के बाद से जब आप देखेंगे तो जैसे बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुआ, फिर ये जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ, अलग अलग धर्मों अलग अलग ग्रंथ आए, तो इन सब से रिलेटेड जो है वो ब्राह्मणेतर साहित्य में आ जाता है। फिर लौकिक साहित्य बहुत तरह के, जैसे आप अर्थशास्त्र से भली भांति परिचित होंगे कि ये मौर्यकालीन का जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे अर्थशास्त्र, ये चाणक्य। तो उस स्थिति में जो चाणक्य जो लिखे हैं अर्थशास्त्र, वो तो मौर्यकालीन के समय उसको लौकिक साहित्य में गिना जाता है। कहने का मतलब किसी विशेष राजा के या फिर किसी विशेष वंश के दरबार में रहने वाले जो इतिहासकार थे, वो जो उस वंश या फिर उस राजा के बारे में लिखे, जैसे कल्हण आप नाम सुने होंगे, तो उस समय जो लिखा गया वो सब लौकिक साहित्य आ जाता है। फिर अलग अलग विद्वान जो कि विदेश से भारत के दौरे पे आए थे, तो उन लोगों ने भी अलग अलग रचनाएं की, तो उसी में आप इंडिका भी नाम सुनते हैं। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जिसके सहायता से हमको क्या होता है कि इन साहित्य से हमको वास्तविकता का ज्ञान होता है कि उस समय का स्थिति कैसा था। और उसके बाद जब हम पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो वहाँ तो एक ही हो जाता है कि हम खुदाई के बाद ही कुछ निष्कर्ष पे निकल पाते हैं। पुरातात्विक स्रोत में एक अभिलेख आ जाता है, दूसरा जो है सिक्का इत्यादि। कहने का मतलब इसमें बहुत कुछ आ जाते हैं, कहीं कुछ मतलब खुदाई के दौरान जो भी मिलता है हमें, उन सब से जो है हम ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, कुछ अपना तर्क रखते हैं। सभी इतिहासकार का अपना अपना तर्क होता है, उनमें से जिसका सटीक प्रमाणिक तर्क होता है उसको मान लिया जाता है। आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इस चीज़ को अच्छा से समझ में आएगा कि उसका जो लिपि का तो विकास था वहाँ, परंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो उसके कारण क्या होता है कि उसके बारे में एग्जैक्ट इतिहास जानने में बहुत कठिनाई होती है। तो अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि कहीं कुछ ऐसा मिला तो उस पे अनुमान लगा दिया जाता है कि हो सकता है यहाँ की स्थिति ऐसी होगी। अब देखिए दोस्तों, जब ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, दो स्रोत हैं इतिहास को जानने के लिए। पुरातात्विक स्रोत, अगर आप गौर किए होंगे इस लेक्चर में तो आप इस चीज़ को ध्यान दिए होंगे कि पुरातात्विक स्रोत तो ब्राह्मण साहित्य से पहले आया होगा। मतलब साहित्यिक स्रोत से पहले क्या आया होगा? पुरातात्विक स्रोत। क्योंकि साहित्यिक स्रोत का अर्थ क्या हो गया कि साहित्य का विकास हो चुका है और उसको हम पढ़ पा रहे हैं। लेकिन पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम बताएं हैं कि जब साहित्य का विकास नहीं हुआ था या फिर पढ़ा नहीं जा सका, तो उस समय का कालक्रम को क्या किया जाता है कि खुदाई के माध्यम से उसका जानकारी इकट्ठा किया जाता है। तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत से पहले था। मतलब साहित्यिक स्रोत से पहले का जो भी इतिहास है उसके बारे में अध्ययन पुरातात्विक स्रोत के बारे में किया जाता है। अगर हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है, तो यहाँ हमको वेद से हमको कुछ जानकारी मिलती है, वेदांग से, महाकाव्य से और पुराण से, इन सब से जानकारी मिलती है। वेद जो है ये 4 वेद हैं जिसके संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास हैं। उसके बाद हम वेद के बारे में पूरा डिटेल्स में वैदिक सभ्यता में जानेंगे, जिसमें 4 वेदों को अच्छी तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन सब को जानेंगे। फिर हम वेदांग के बारे में जब जानते हैं तो ये जो है वेदांग की संख्या 6 है। यह क्या करता है कि वेदों को भली भांति समझाने के लिए इन वेदांगों की रचना की गई है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल्स में देखेंगे वहाँ वैदिक सभ्यता में। अब महाकाव्य की बात करते हैं तो महाकाव्य मुख्य रूप से एक महाभारत और रामायण को महाकाव्य में शामिल किया गया है। फिर पुराण है, 18 पुराण है। तो इन सब से जो है जानकारी को इकट्ठा करके हम उस समय का इतिहास को एक तरह से चित्रित किए हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हम
ब्राह्मणेतर साहित्य में आते हैं। तो ये वैदिक सभ्यता के बाद का है, जब अलग अलग धर्म का उत्पत्ति होने लगा। तो उसी समय बौद्ध धर्म आया, फिर जैन धर्म आया। तो ये सब जो है उस समय का चल रहा था। तो जब बौद्ध धर्म आया तो उसके बारे में आप लोग अक्सर जानते होंगे, जातक के बारे में। तो ये जातक था, त्रिपिटक। जातक जो है बुद्ध भगवान जो हैं उनके जीवनी के मतलब पहले उसका जो है जीवनी के बारे में, मतलब मरने से पैदा होने से पहले का बात, तो उसके बारे में कहा गया है। दूसरी बात, जब त्रिपिटक की बात करते हैं तो इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। तो इसके बारे में भी हम तो बौद्ध धर्म में अच्छा से पढ़ेंगे तो वहाँ ठीक रहेगा। फिलहाल हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम इतिहास को इकट्ठा करते हैं, संकलन करते हैं और कैसे इतिहास को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट जो है, ये जैन साहित्य में आगम और कल्पसूत्र के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। जैन साहित्य का जो ये आगम है वो मतलब जैन धर्म में इसका विशेष स्थान है। फिर कल्पसूत्र जो है, जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर थे जिसमें लास्ट महावीर थे। तो इन 24 तीर्थंकर के जीवनी के बारे में ये कल्पसूत्र में लिखा गया है। तो दोस्तों, अगर हम लौकिक साहित्य की बात करते हैं तो आप लोगों को हम बता ही दिए हैं कि किसी विशेष स्थान के बारे में उस समय के जो इतिहासकार थे वो लिखे तो उसको लौकिक साहित्य में, जैसे हम आप लोगों को उदाहरण के लिए बताए थे इनके बारे में कि कौटिल्य के बारे में जो चाणक्य अर्थशास्त्र लिखे थे, तो इनके बारे में आपको पता ही होगा। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से राजनीतिक विषय था। उसी की तरह अष्टाध्यायी के बारे में सुने होंगे, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था, यह एक व्याकरण ग्रंथ था। फिर महाभाष्य था, पतंजलि के द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ थे। पंचतंत्र के बारे में आप लोग जानते होंगे अक्सर, यह मतलब ये सब इम्पोर्टेंट है जिसको हम बता रहे हैं। पंचतंत्र हो गया, विष्णु शर्मा, तो कामसूत्र हो गया, वात्स्यायन, ये सब जो है एक तरह से हम इसको पढ़ते हैं तो उस समय का स्थिति का बोध होता है हमें, और इन्हीं सब को संकलन करके हम उस समय का इतिहास को समझ पाए हैं। फिर अलग अलग जो विद्वान आए अलग अलग देशों से, तो उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलता है। एक जो है यूनान एवं रोम के लेखक के बारे में जब बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस जो है, इन्होंने एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो मुख्य रूप से हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है वो तो भारत के संदर्भ में कोई खास व्याख्यान नहीं करता है, तो उसके बारे में उतना देखना नहीं है। ये इतिहास का स्रोत जो है इससे मिला है, उसके द्वारा लिखा गया ये जो बुक है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आपको पता ही होगा ये सिकंदर के साथ भी बहुत सारे लेखक आए थे, नियार्कस था, ओनेसिक्रिटस था, तो इस तरह से उनके साथ आए। फिर जब हम प्लिनी, आपको पता होगा प्लिनी नाम का जो था, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी थे, ज्योग्राफी लिखे। तो इस तरह से अलग अलग विद्वान जो है जो यूनानी थे तो वो लोग भी अपना योगदान दिए। दूसरी बात, जब चीनी यात्रियों की हम बात करते हैं तो चीनी यात्री में फाइयान, वेनसोंग और इसिंग ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप लोगों को पता ही होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य कहलाते थे उनके दरबार में ये फाइयान आए थे। वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, और इन्होंने सियुकी नामक जो है इसकी रचना है वेनसोंग की। उसके बाद इत्सिंग जो थे, इत्सिंग के बारे में आप लोग अगर पढ़िएगा तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उस समय का वर्णन किया। और जब हम अरब यात्रियों की बात करते हैं आगे चल कर के, मतलब अलग अलग शासक जिस तरह से भारत में प्रवेश करते जा रहे थे, हम अगर गौर करते हैं तो भारत हुआ क्या था कि नॉर्मली यहाँ सभ्यता था,
सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आगे हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक के बाद क्या होता है कि अलग अलग जो है धर्म का उत्पत्ति होने लगता है, अलग अलग पंथ का। फिर उसके बाद आगे चलते चलते यहाँ विदेशी आक्रमण होते हैं। तो विदेशी आक्रमण के साथ साथ क्या होता है कि अलग अलग देशों से जो इतिहासकार थे वो आए। फिर वहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे आपको पता ही होगा कि ये नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस था। तो उसमें भी पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, तो उन्होंने भी कुछ रचनाएं की। फिर आगे चलते चलते जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर ये आप लोगों को पता ही होगा कि मुग़ल का शासन भारत में चला। तो उस स्थिति में बहुत सारे अरबी यात्री भारत आए। तो इसी तरह से अलग अलग जगहों से भारत पहुंचते थे। तो जब अरब के यात्रियों के बारे में बात करें तो उसमें से अल-बरूनी जो है वो बहुत फेमस है। इनकी रचना एक तहकीक-ए-हिंद और किताबुल-हिंद, इन दोनों एक ही नाम है, तहकीक-ए-हिंद या फिर इसको किताबुल-हिंद कहा जाता है। यह जो है आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। यह मुख्य रूप से 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। सर्वप्रथम एडवर्ड सचाऊ ने जो है तहकीक-ए-हिंद का अनुवाद इंग्लिश भाषा में किया। उसके बाद इब्न बतूता के बारे में आप लोग सुनते होंगे, वो भी भारत पहुँचे थे। और इसका एक मतलब वृत्तांत है रेहला जो कि अरबी भाषा में है। यह जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के जो है उसे काजी के पद पर नियुक्त किया था। तो इस तरह से बाद में अगर आप ये इब्न बतूता के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही जो है मोहम्मद बिन तुगलक इनको जो है राजदूत बना करके चीन भेजा था। तो इस तरह से हम जो हैं इतिहास का जानकारी इकट्ठा करते हैं। आगे जब पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से अभिलेख और सिक्का आता है। तो अगर अभिलेख की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एपिग्राफी जो है, एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, जबकि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। अभिलेख में बहुत सारी चीज़ आ जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अशोक के समय जब पढ़िएगा आप तो वहाँ पे अभिलेख के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी प्राप्त होगा। इतिहास जो है एक क्रम है। अगर आप इतिहास को गौर से देखें तो वो एक क्रम है। पहले क्या हुआ, मानव का उत्पत्ति, फिर जो है तभी तक लिपि का तो विकास नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे लिपि का विकास हुआ, फिर साहित्य लेखन चला। तो अब इन दोनों के बीच, साहित्य और जब कुछ नहीं था उसके बीच एक ऐसा पीरियड था कि लोग तो कहने का मतलब लिख लेते थे, लिपि का विकास हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उस समय उपयुक्त चीज़ें नहीं थी जो कि ज़्यादा दिन तक रह सके। तो उस स्थिति में क्या होता था, जहाँ तहाँ स्तंभ लेख लिखवाया जाता था, शिलालेख लिखवाया जाता था। किसी गुफा में लिख दिया तो उसको गुफा में जो लिखा वो हो गया। तो इस तरह से कहने का मतलब अलग अलग जगहों पर लिखकर राजा जो है अपने मतलब शासन क्षेत्र को दर्शाते थे, या फिर कुछ मैसेज देना होता था जनता को तो वो रहता था। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी। फिर आगे चल कर के सब लेखन कला का विकास हुआ और अच्छा तरह से कागज़, स्याही, ये सब का विकास हुआ। तो फिर क्या होने लगा कि एक इतिहास अच्छी तरह से लिखा जाने लगा और आगे चल कर के यही जो है जो मतलब हमको साहित्य के रूप में मिला। आपको पता ही होगा कि खारवेल के समय में जो है हाथी गुम्फा नामक जो है, जिसमें कलिंग के चेदी शासक और शासक खारवेल जो हैं उनके शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है इसमें हाथी गुम्फा में। तो ये सब जो है अभिलेख में पता चलता है। जूनागढ़ का अभिलेख था, फिर नासिक अभिलेख था, प्रयाग स्तंभ था। तो ये सब जो है अलग अलग अभिलेख थे। आगे की ओर हम बात करते हैं जब सिक्कों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये सिक्का है तो सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ये चीज़ को याद रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। तो प्राचीन काल में सिक्के को आहत कहा जाता था। तो ये मतलब अलग अलग तरीके से सिक्के होते थे। तो
इन सब के बारे में यहाँ नहीं जानना है हमें। नॉर्मली इतना जानना है कि सिक्के जो थे उस समय, सिक्का से भी हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है। अब जैसे देखिए कहीं सिक्का मिल गया, सिक्का पे देखा जाता था कहीं मोहर मिला, जैसे मोहनजोदड़ो का जो है ये हड़प्पा सभ्यता का अगर आप सिक्का को देखेंगे तो उस पे मोहर है, एक सांड का चित्र बना हुआ है, साथ ही साथ कुछ लिखा हुआ है जिसको अभी तक तो पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग अगर इतिहास के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं कि लेखन प्रणाली के आधार पर जब इतिहास को हम पढ़ते हैं तो ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो जैसा कि हम तभी से बार बार बोले जा रहे हैं कि ये क्रमिक विकास था, मानव का एक क्रमिक विकास था। पहले जंगली हुआ करता था, जंगली से पेड़ों पे रहता था, वो धीरे धीरे मैदानी क्षेत्र में आने लगा, फिर पत्थरों का उपयोग करने लगा तो धीरे धीरे ये लोग खेती बाड़ी सीखा, जो कि किसान अपना अनाज बोने लगा। फिर अनाजों का जब अधिशेष उत्पादन होने लगा तो क्या होने लगा कि सब एक दूसरे से लेन देन करने लगे। उसके बाद सब संगठित होने लगे। इस तरह से धीरे धीरे चल के सभ्यता का विकास हुआ, फिर लिपि का विकास हुआ, फिर साहित्य का विकास हुआ। इस तरह से हम जो है लेखन प्रणाली के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटे हैं। जब लेखन का विकास नहीं हुआ था, कहने का मतलब लेखन प्रणाली के आधार पर इतिहास को जो हम 3 भागों में बांटे हैं, उसमें जिस काल का संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है, मतलब खुदाई से ही जो मिलता है उसके आधार पे हम कुछ अपना आइडिया लगा करके जो निष्कर्ष निकालते हैं, पूरी तरह से उन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो उस कालक्रम को हम प्राग ऐतिहासिक में रखते हैं। जबकि आद्य ऐतिहासिक में बात यह है कि इसका कालक्रम जो है, लिपि तो थी किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी थी। तो ये आद्य ऐतिहासिक, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता था, कांस्य युगीन सभ्यता था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। जब पत्थरों का ये चल रहा था, दौर चल रहा था, तो पत्थर का उपयोग चल रहा था, तो उस आधार पे भी इतिहास को बांटा गया है। फिर जब धातुओं का अध्ययन होने लगा, समझ में आने लगा और धातुओं का उपयोग होने लगा, तो धातुओं के आधार पे भी फिर इतिहास को बांटा गया। उसी तरह से लेखन कला का विकास हुआ तो लेखन कला के आधार पे भी इतिहास को बांटा गया। उसी में से आपको प्राग ऐतिहासिक पता चल गया, आद्य ऐतिहासिक पता। और ऐतिहासिक वो कालक्रम है जिसमें क्या होगा कि लिपि का विकास हो गया और लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी थी, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, और अभी इससे पढ़ा भी जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को जनरली आपको अगर हम मतलब जो भी चीज़ अभी तक बताए हैं उसको अगर ध्यान देना है तो आप आंख बंद करके सिर्फ इतना सोचिए कि मानव का विकास क्रमवार तरीके से किस तरह से हुआ। अगर आप देखेंगे तो मानव सबसे पहले तो पेड़ पौधे पे रहते थे, जो कि आप 11th के NCERT अगर पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब आप ये लोग पेड़ पे रहते थे तो धीरे धीरे वो उन्हीं मानव में क्या होने लगा कि वो जैसे जैसे अपना काम करने लगे, पेड़ों से नीचे उतरे, फिर जो वो क्या कहते हैं अपने हाथों का उपयोग करने लगे, तो उससे क्या होने लगा कि इनमें विकास होने लगा। और विकास के साथ साथ ये क्या होता था, इसका दिमाग में भी मतलब कहने का मतलब इसकी बुद्धि जो है वो भी विकसित होती जा रही थी। आगे चल कर के एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसको आधुनिक मानव, पहला मानव कहा जा सकता है, जो कि 56 लाख वर्ष पहले आया, तो वो आए। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ही बाद होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव होता है। उसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इनका ये होता है, और ये लोग धीरे धीरे पत्थरों का यूज करने लगे थे। पत्थरों का यूज करते करते अभी तक देखिए पत्थर का यूज कर रहे हैं, अभी तक कोई लेखन कला, कोई इससे मतलब नहीं है। नॉर्मली उस समय का कोई भी साक्ष्य मिलेगा तो उसमें कुछ ऐसा मिलबे नहीं करेगा कि मतलब कुछ लिखा हुआ हो कि सभ्यता में ये हुआ करता था, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मली हम लोग कोई जो है कहीं जाते पत्थर मिल जाता है, कहीं पत्थर का टीला मिल जाता है,
इस तरह से अलग अलग चीज़ों को देख करके किसी गुफा में मिल जाता है, गुफा में कभी मछली का अवशेष मिल जाता है, कोई चीज़ का अवशेष मिल जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि ये लोग मछली खाते थे, ये लोग गुफाओं में निवास करते थे, ये लोग पत्थरों का उपयोग शायद शिकार करने के लिए करते हों। इस तरह से अलग अलग धारणाएं हैं जो कि इतिहासकारों के द्वारा एक मतलब प्रमाण के तौर प्रमाणित करते हुए जो भी चीज़ वो देखते हैं उसके आधार पर इतिहास रचना किया जाता है। फिर आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो ये लोग खेती करने के बाद क्या होने लगा, संगठित होने लगे और धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। जब सभ्यता का विकास होगा तो क्या लेन देन प्रणाली विकसित होगी ही, और लेन देन प्रणाली से धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ, फिर लेखन का विकास हुआ, हिसाब किताब ये वो जो सो करने के लिए। तो ये लेखन का विकास होते होते आगे की ओर जब बढ़िएगा तो आपको पूरी तरह से जब लेखन का विकास हो चुका है तो अब धीरे धीरे साहित्य का भी विकास होगा। कोई राजा पावरफुल है और पूरी तरह से उस समय साहित्य विकसित है तो पावरफुल है तो वो अपने बारे में लिखवाएगा। तो इस तरह से एक चरण है, समझिए इतिहास जो है इसका विकास का एक चरण है जिसको पढ़ने के लिए हमको जो है जब हम प्राग ऐतिहासिक काल में जाते हैं तो हमको कठिनाई महसूस होती है, आधे ऐतिहासिक में भी थोड़ी बहुत, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक में कुछ नहीं, आधे ऐतिहासिक में तो लिपि मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। तो उस समय का इतिहास को पूरी तरह से हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन जब ऐतिहासिक काल की बात करें तो लिखा हुआ मिल रहा है, प्रमाण मिल रहा है, तो उसको हम पढ़ते हैं, समझ सकते हैं, तो वो इतिहास बेहतर होता है। और एक बात दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जब हम प्राग ऐतिहासिक आधे ऐतिहासिक की बात कर रहे हों तो उस समय अगर कोई भी जैसे एज से रिलेटेड कोई समय रहता है तो उस पे ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, मतलब ईस्वी से ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, क्योंकि वो नॉर्मली कार्बन 40 के थ्रू निकाला जाता है और कार्बन 40 थ्रू निकालने से बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि सटीक नहीं हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दीजिएगा और नॉर्मली हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने हम जो है प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड जो पत्थरों के उपयोग के आधार पर जो इतिहास को बांटा गया है उस समय का पढ़ेंगे। जैसे पाषाण काल था तो पाषाण काल में भी अलग अलग काल थे, आग का प्रयोग, पहिया का प्रयोग, ये सब कब हुआ, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।